चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। यानी कि चारों दल महाराणा को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहे, तो सीधी सी बात है, युद्ध तो होना है। तो अकबर फतेहपुर सीकरी पहुंच ही चुका था। उसके बाद में उसने अजमेर दुर्ग में आकर जो योजना बनाई, यहां पर महाराणा को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। मैगजीन दुर्ग, पर वो उसमें भी असफल रहा। अंतिम अभियान के रूप में तो नहीं कह सकते, अंतिम रूप से जगन्नाथ कछुआ को भी भेजा था इसने, पर वह भी विफल रहे। तो कुल मिलाकर मानसिंह को सेनापति ने बनाई दिया था। तो मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में सेनाएं, यानी कि शाही सेना, मानसिंह लेकर रवाना होता है और आ जाता है मांडलगढ़। इधर सूचनाएं महाराणा को बराबर पहुंच रही है। महाराणा कुंभलगढ़ दुर्ग अभी अपने पास ही है और अपने पास ही रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग से रवाना होते हैं, सूचनाएं बराबर पहुंच रही है और आ जाते हैं गोगुंडा। मांडलगढ़ मानसिंह 2 माह रुकता है। क्यों रुकता है कि एक तो इसके पास लंबी सेना थी, तो आगे वाली जो सेना है उसके बीच में और पीछे वाली सेना के बीच में कुछ अंतराल होता है। हो सकता है भाई सारे इकट्ठे हो जाए, जैसे अपन कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो आगे वाले आदमी जो आगे निकल जाते हैं तो वो पीछे वाले के लिए रुकते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, हो सकता है। लेकिन 2 माह जो रुका है, इसका मतलब यह है कि मानसिंह ये चाहता है कि महाराणा यहीं आकर आ जाए तो युद्ध यहीं हो जाए। लेकिन 2 माह रुकने के बाद भी फिर जब महाराणा नहीं आए, तब फिर मानसिंह आगे बढ़ता है और नाथद्वारा के पास में एक गांव पड़ता है, मोलेला गांव। मोलेला गांव में आके अपना पड़ाव डाल देता है, यानी कि खमनौर में। इधर से महाराणा भी अपनी सेना के साथ में, राजपूत सेना के साथ में गोविंदा में आके पड़ाव डालते हैं। दोनों का पड़ाव, इसका खमनौर में और महाराणा का गोविंदा में आके पड़ाव डल जाता है। अब तक तो अपन को पता नहीं है कि युद्ध कहां होने वाला है, लेकिन महाराणा तो उस जगह को पूर्णतया जानते थे। तो महाराणा ने एक तंग पहाड़ी चुनी, गोगुंडा और खमनौर के बीच में पड़ती है। गोगुंडा और यहां खमनौर में मानसिंह ने पड़ाव डाल ही दिया, इधर हमने पड़ाव डाल ही दिया। तो खमनौर और गोगुंडा के बीच में एक पहाड़ी, तंग पहाड़ी पड़ती है, और उस तंग पहाड़ी पीली होने के कारण, वहां की मिट्टी पीले होने के कारण, उस पहाड़ी का नाम है हल्दी घाटी। इस तंग पहाड़ी पर आकर महाराणा ने पड़ाव डाल दिया। अब देखो, अब अपन सेना को किस तरीके से, सेना की व्यूह रचना होती है, उस तरीके से अपन सेना को जमाते हैं। इधर मानसिंह की सेना है, इधर महाराणा की सेना है। महाराणा बीच में रहते हैं अपने चेतक के साथ में। महाराणा अपने चेतक के साथ, इधर बीच में मानसिंह हाथी पे रहता है। हाथी का नाम है मर्दाना, ये भी आपको याद रखना है, मर्दाना हाथी पर बैठ के। अब देखो, राजपूती सेना में जब युद्ध होता है
तो किस तरीके से कहने का मतलब राजा के आगे कौन सी सेना होती है, राजा के पीछे कौन सी सेना होती है, दाएं और बाएं भी सेना होती है। तो आगे राजा के जो आगे सेना होती है उसको कहते हैं हरावल सेना, हरावल। पीछे जो एक सेना पीछे होती है उसको कहते हैं चंद्रावल, यानी कि हरावल का ऑपोजिट चंद्रावल। इसके भी ऐसे ही होगा, यहां हरावल होगी, यहां चंद्रावल होगी, क्योंकि ये भी मानसिंह भी राजपूत है, तो ये भी वीर रचना उसी तरीके से करेगा, वही हरावल सेना रहेगी, वही चंद्रावल सेना रहेगी। इधर बगल में दाएं और बाएं और दोनों तरफ सेनाएं रहेगी। कहने का मतलब, अब देखो मेवाड़ में हरावल सेना का जो प्रतिनिधित्व नेतृत्व करते हैं वो चूड़ावत करते हैं, क्योंकि ये गौरव उन्हीं को ही प्राप्त है, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी चूड़ा ने कि हम ताजिंदगी मेवाड़ की सेवा करेंगे, तो चूड़ावतों को ये अधिकार प्राप्त है। तो कृष्णदास चूड़ावत और उसके जो भी है, यानी कि चूड़ावत लगेंगे। इधर जो महाराणा की तरफ से जो इस वाली साइड में कर रहे थे वो हाकिम खां सूर था, हाकिम खां सूरी। भामाशाह भी है, उसका भाई भी है साथ में, सारे ही हैं, कहने का तात्पर्य। हाकिम खां सूरी के बारे में बताया जाता है कि हाकिम खां सूरी इस युद्ध में इस तरीके से लड़ा था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि आज मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता। और जब ये वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते लड़ते, तो महाराणा ने जब इनकी तलवार छुड़ाना चाहिए तो महाराणा से भी उनकी तलवार हाकिम खां सूरी से नहीं छोड़ी। तो इनका मकबरा खमनौर में है, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। इधर चंद्रावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था पूजा भील। पूजा भील एक ऐसा भील है जिसको महाराणा ने राणा की उपाधि लगाने का अधिकार दिया था, और महाराणा के सिक्कों पर भी इसका चित्र लगा हुआ है, क्योंकि भीलों ने पूरी भील जनता ने इसमें महाराणा का पूरा सहयोग किया है। और जितने भी, अच्छा महाराणा के साथ में भील के अलावा वहां की स्थानीय जो जनता है उसने भी युद्ध में सहयोग किया है, क्योंकि इस पहाड़ी पर ये तीर लगा के और छुपे हुए आराम से मतलब तीर चला सकते थे, तो महाराणा की सेना चारों तरफ से प्रजा भी इसका सहयोग कर रही थी। अब देखो इसके बाद में इस वाली जगह पे, यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ सेनाएं रहती थी। यहां था झालामन्ना, कुछ किताबों में झाला विदा भी दे रखा है, झालामन्ना। हम एनसीईआरटी के आधार पे जो सिलेबस लगता है उसी इस हिसाब से झालामन्ना इस साइड में है, और इस साइड में है रामसा तंवर और उसके 3 पुत्र। इस युद्ध में तंवर सारे ही मारे गए थे, एक भी तंवर नहीं बचा था, जो भी तंवर लड़ रहे थे वो सब मारे गए। अब देखो इधर इनकी सेना इन्होंने अपने तरीके से व्यवस्थित कर दी। मानसिंह के हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आसफ खां, क्योंकि आसफ खां और मानसिंह के नेतृत्व में ही ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसके बाद में है जो जगन्नाथ कच्छवा, माधो सिंह, पृथ्वीराज, ऐसे कहने का मतलब राजपूती सेना, क्योंकि लगभग राजपूताना के सारे राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये सारे राजपूत हरावल सेना में लगे हुए थे। तो इसमें तो ऐसा था ही नहीं कि चूड़ावती लगेंगे या कोई तंवर लगेंगे, तो जितने भी राजपूत थे वो हरावल सेना में थे। आसफ खां और क्या नाम से सैयद खां, चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था मेहतर खां। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये आदमी बाद में काम आएगा अपने। मेहतर खां, इस तरीके से कहने का मतलब सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है। बात है 18, दोनों तारीखें आपको याद रखनी है, 18 जून 21 जून। जैसा आपको ऑप्शन मिले वैसा आपको काम
करना है। 18 जून 1576, क्योंकि 4 अभियान भेजे, असफल रहे, फिर 74 खाली गया, 75 खाली गया, 76 में ये युद्ध होता है। भयंकर गर्मी जून की, तपते पहाड़। लगभग ये युद्ध होता है 8 बजे चालू, और 5 से 6 घंटे तक ये युद्ध लड़ा जाता है। सामने आमने सामने सेनाएं खड़ी है। अब देखो, थोड़ा सा अपन विवेचन इस बात का कर ले कि युद्ध तो सैनिक शक्ति के दम पे लड़ा जाता है, तो सैनिक शक्ति अगर अपन देखी जाए और अनुभव देखा जाए तो महाराणा का यह पहला युद्ध है। जो कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। महाराणा का छोटे मोटे युद्ध कुंवर थे जब लड़े थे, लेकिन और वो भी अकबर से डायरेक्ट। तो अनुभव के आधार पे बात करें तो महाराणा का पहला युद्ध है। सैनिक शक्ति के आधार पे अगर अपन बात करते हैं तो देखो, मेवाड़ की ख्यातों में तो मेवाड़ी ख्यात, तो अकबर की सेना बताई जाती है 80,000 और हमारी सेना बताई जाती है 80,000। तो यह भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। नैन्सी इस बात को लिखता है कि अकबर के पास 40,000 सेना थी और हमारे पास लगभग 10,000 सेना थी। यह भी अतिशयोक्तिपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इस युद्ध में मानसिंह के साथ में एक व्यक्ति और आया था, और वह इतिहासकार है। यहां मैं गोगुंडा लिख देता हूं, इससे आपको याद रहेगा। वो इतिहासकार आया था बदायूं। ये एक इतिहासकार है। वैसे तो ये क्या नाम से है, जो अकबर का बड़ा चमचा था, लेकिन इस युद्ध का इसने बिल्कुल बिना पक्षपात के वर्णन किया है और लाइव टेलीकास्ट किया है एक तरीके से। यानी कि पूरा वर्णन इसने बिल्कुल सही तरीके से किया है। और आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, जैसे मान लो कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय के द्वारा जो वर्णन किया जाता है, धृतराष्ट्र को बताया जाता है कि हाँ युद्ध में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जैसे जैसे पूछता है, संजय उसके नेत्रों से, उस भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दे रखी थी, तो पूरा इसी तरीके से बदायूं इसका बिल्कुल विचारा बिना पक्षपात के ये लिखता है कि इधर से महाराणा की तरफ से ये आए, इधर से हाथी आया, इधर से सैनिक, जो कुछ भी लिखा है बदायूं ने बिल्कुल साफ और सुथरा बिना पक्षपात के लिखा है। तो बदायूं भी आया हुआ था। और तो हम किसके अनुसार माने? हम माने इस व्यक्ति के अनुसार, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट कर रहा है यहां से। तो इसके अनुसार ये कहना है कि हमारे पास, यानी कि अकबर के पास 5,000 सेना थी और महाराणा के पास 3,000 सेना थी। तो हम इसी चीज को मानकर, यानी कि ये सारी चीजें पूछ ली गई है कि मेवाड़ की ख्यात के अनुसार कितनी सेना बताई जाती है, और नैन्सी के अनुसार कितनी बताई जाती है, और बदायूं के अनुसार कितनी बताई जाती है। तो ये सारी चीजें पूछ ली गई है। इस वजह से मैं आपको, तो हम इसकी बात तो सही मानेंगे, और आगे का जो युद्ध का वर्णन करेंगे हम बदायूं के अनुसार ही करेंगे। अब देखो, हम युद्ध की शुरुआत करते हैं। हल्दी घाटी से युद्ध का संचालन होता है। किस तरफ से होता है? सबसे पहले महाराणा की तरफ से हाथी निकल के आता है। हाथी निकल के आता है और चिंगारता है। उसके चिंगारने से घंटा ध्वनि होती है। जो भी कवि, चारण, भाट जो भी होते हैं वो वीर रस की कविताएं सुनाते हैं, और युद्ध आमने सामने भयंकर रूप से लड़ा जाता है। यानी कि हरावल सेना पर आक्रमण कर रही है, और दायां वाला दाएं पे कर रहा है, बाएं वाला बाएं पे कर रहा है। इस तरीके से भयंकर युद्ध हो रहा है। और युद्ध लड़ते लड़ते लड़ते, कहने का मतलब जो ये शाही सेना थी, मानसिंह वाली सेना थी, वो बनास नदी तक आ गई। बनास नदी यहां से 8-10 किलोमीटर पड़ती है, इसलिए इसको बनास का युद्ध भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, मैथर खां क्या चालाकी करता है? मैथर खां ये चालाकी करता है कि हमारी सेनाएं पीछे हटती जा रही है, और
राणा की सेनाएं का दबाव बढ़ता जा रहा है। और इस बात को बदायूं भी लिखता है कि मुझे है ना चारों तरफ महाराणा ही महाराणा की सेना दिखती, क्योंकि इधर इन टीलों पे, इन पहाड़ियों पे महाराणा के ये भील जाति के लोग भी तीर चला रहे थे और जनता भी साथ दे रही थी। तो इसको चारों तरफ बदायूं, जबकि बदायूं तो खमनोर में खड़ा है, युद्ध इधर यहाँ सेनाएं क्या नाम से गोविंदा में है, तो इसको चारों तरफ इसकी महाराणा ही महाराणा की सेना दिखाई दे रही थी। तो बदायूं भी इस बात को कहता है कि हमारी सेनाएं पहले पड़ाव में लड़खड़ा गई। एक तरीके से कहने का मतलब यहां मेहतर खां एक चालाकी करता है और हाथी पर चढ़कर यह कहता है कि महाराणा क्या नाम से है, बादशाह अकबर आ रहे हैं, बादशाह अकबर आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कहने का मतलब इन सैनिकों ने, जब मुगल सैनिकों ने सुना तो ये धीरे 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 एकत्र होने लगे और एकत्र होने लगे तो यहां तक आगे बादशाह बाग तक, बादशाह बाग तक, और यहां मैदान है। इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। अब देखो क्या होता है कि जोश जोश में हमारी भी सेनाएं हैं यहां तक आ जाती है। अब हमें क्या है कि हमें पहाड़ियों में लड़ने का तो अनुभव है, लेकिन मैदान में लड़ने का अनुभव नहीं है। इधर मुगल सैनिकों को मैदान में लड़ने का तो अनुभव है फुल, लेकिन यहां इनको परेशानी आ रही थी पहाड़ियों में। यहां ये खुल के लड़ नहीं पा रहे थे, इनकी युद्ध पद्धति का इनको ज्ञान नहीं था, यहां का मैदानों का तो इनको ज्ञान है। तो मैदान में जब लड़े तो ये इन्होंने बड़ी वो दिखाई, पर हमारी सेना ने भी बड़ी वीरता दिखाई और फिर इस सेना को मतलब पीछे धकेल दिया रक्त तलाई तक। यानी कि पहले पड़ाव में हमारा भयंकर रूप से मुगलों पर एक तरीके से आक्रामक युद्ध रहा। एक तरीके से यूं कह दीजिए कि पहले पड़ाव में हम जीत के अग्रसर रहे। अब देखो दूसरा जो पड़ाव आता है, वो दूसरा पड़ाव आता है हाथियों का। यहां क्या होता है, अब ये खमनोर है, अब दूसरा जो पड़ाव आता है, पहले पड़ाव में हम कहने का मतलब हावी रहे मुगल सेना के ऊपर। अब हम इधर से क्या करते हैं, एक हाथी उतारते हैं लूणा, तो मुगल भी दूसरा इधर से एक हाथी उतारते हैं और उस हाथी का नाम है गजमुक्ता। उस समय हाथियों की भी लड़ाई होती थी, एक ट्रेनिंग होती थी इनकी भी, युद्ध में किस तरीके से लड़ा जाता है, तो इन्होंने लड़ा गजमुक्ता। दोनों आपस में भिड़े और दोनों वापस आ गए। इसके बाद में फिर हम महाराणा प्रताप की तरफ से एक भयंकर हाथी राम प्रसाद उतारा जाता है। ये युद्ध में बड़ा एक्सपर्ट था। इस हाथी को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने जो हाथी उतारा वो उतारा गजराज। अब इकल्ले गजराज से ये राम प्रसाद हाथी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाथी और उतार दिया और उस हाथी का नाम है रणमंदिर। रणमंदिर। अब दोनों हाथी इकल्ले रामप्रसाद से लड़ रहे हैं, दोनों हाथी रामप्रसाद से लड़ रहे हैं और रामप्रसाद उनसे दोनों से जूझ रहा है, तब भी रामप्रसाद हारता नहीं है। अब होता क्या है, इसके ऊपर जो महावत बैठा हुआ है, जो इनको हाथियों को चलाता है, उनको महावत बोलते हैं। वो महावत जो बैठा हुआ है वो रामप्रसाद तंवर है, प्रताप सिंह तंवर है। प्रताप सिंह तंवर। अचानक प्रताप सिंह तंवर के तीरों की बारिश होती है और महावत मारा जाता है, यानी कि तंवर मारा जाता है। जैसे ही तंवर महावत मारा जाता है, प्रताप सिंह तंवर, तो ये क्या करते हैं कि इस गजराज का जो महावत है वो कूदकर इस रामप्रसाद पे आके बैठ जाता है और इसको कंट्रोल कर लेता है। अब देखो अब क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इसको विवेचन कर दूं कि अब इस पे कंट्रोल हो जाता है। तो कभी किसी जमाने में अकबर ने इस रामप्रसाद हाथी को महाराणा से मांगा था, तो महाराणा ने इस बात को कहा था कि हाँ वक्त बताएगा कि हम रामप्रसाद देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब यहां जो बदायूं लिख रहा था वो बिल्कुल साफ साफ लिख रहा था। अब बदायूं से मानसिंह कहता है कि भाई देख तेरा तो काम हो गया, तेरे तो नोट्स वोट्स बना लिए, सारे कंप्लीट हो गए, युद्ध भी बीच बीच में वो लड़ने भी जाता था। और उस समय उसने बेचारे ने बिना पक्षपात के ये भी कहा कि महाराणा की सेना इतनी भयंकर तरीके से लड़ रही थी कि मैं भी भग के दूसरी जगह पे चला गया। तो बिल्कुल बिना पक्षपात के बेचारे ने वर्णन किया है।
तो अब मानसिंह ये कहता है कि भाई ऐसा कर, तू तू इस हाथी को लेके और अकबर बादशाह के पास जा। तो अकबर के पास में बदायूं कहने का मतलब इस राम प्रसाद को लेके आ जाता है, राम प्रसाद हाथी को लेके आ जाता है। तो अकबर ये कहता है, अकबर तो अपने आप की जीत मान लेता है कि इसका मतलब राम प्रसाद जैसे हाथी को कंट्रोल करके अगर ये मेरे पास ले आए, इसका मतलब निश्चित रूप से हमारी जीत हो चुकी है। तो और बदायूं भी जब रास्ते में जा रहा था तो लोगों ने पूछा कि भाई युद्ध का क्या परिणाम निकला, तो उसने बदायूं ने कहा कि हमारी जीत हो गई। तो लोगों ने उसकी बात को मतलब हंसी ठिठोली में टाल दिया, मतलब माना नहीं पूर्णतया कि भाई मुगलों की जीत हो सकती है। तो राम प्रसाद हाथी का नाम, ये अकबर कहता है कि अपना राम बड़ा होता है, इनका पीर बड़ा होता है, तो इसने कि ये जीत तो मेरे पीर ने दिलाई, तो इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। बात खत्म। अब देखो युद्ध इधर चल रहा है, युद्ध के बीच में ही मानसिंह इसको भेजता है गिफ्ट लेके कि भाई हाँ अकबर को सूचना दो। हालांकि अकबर ने भी भेजा था किसी को सूचना लेके, पर वो आया होगा तो आया होगा। अकबर कभी भी देखो, ये अकबर यहां से कि यानी कि फतेहपुर सीकरी से वापस दिल्ली चला गया, ये आदमी यहां रुका नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है, ये मैं बता देता हूं। हुआ क्या कि जब इसने चित्तौड़ अभियान किया था सांगा के समय, तब इसके बेटा नहीं था, 1559 में इसके वो सलीम हुआ था। तो इसको एक साधु मिला था, बड़ा चमत्कारी साधु बताया जाता है। तो उस साधु से इसने कहा कि मैं चित्तौड़ अभियान के लिए आया हूं, चित्तौड़ दुर्ग को जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो उसने कहा था कि चित्तौड़ को तो तू जीत लेगा, चित्तौड़ पे तो तू फतेह हासिल कर लेगा, लेकिन मेरी एक सलाह है, एक हिदायत मैं तेरे को देना चाहता हूं, तू भविष्य में कुंवर प्रताप के सामने आमने सामने की लड़ाई में मत आ जाना। जिस दिन भी तू, उस समय तो कुंवर जवान ही थे और महाराणा जिंदा थे उदय सिंह, तो उस समय ही उसने कहा था कि तू कभी कुंवर प्रताप के सामने मत आ जाना, जिस दिन भी तू कुंवर प्रताप के सामने आमने सामने की लड़ाई में आ जाएगा, उसी दिन तेरा अंतिम समय होगा। तो हमेशा ही ये छिपता रहा, अकबर कभी भी कुंवर प्रताप के सामने नहीं आया। तो इसको ये बात ध्यान था, महाराणा प्रताप को तो ये बात ध्यान नहीं थी, लेकिन इस बात को, इस बंदे को ये पता था कि मैं इस युद्ध में कभी भी उसके सामने नहीं जाऊंगा। तो ये कहने का मतलब यहां भी नहीं रुका, फतेहपुर सीकरी भी नहीं रुका, सीधा दिल्ली चला गया। तो इसके बाद में अब देखो, जब इस तरीके से पहला और दूसरा पड़ाव हमारा ठीक ठाक रहा, तो तीसरे पड़ाव में अब ये मानसिंह इस सेना का नेतृत्व करता हुआ बीच में आ जाता है और महाराणा भी यहां तक बीच में आ जाते हैं, यानी कि दोनों का आमना सामना हो जाता है। महाराणा भी चाहते थे कि एक बार मानसिंह से मिला तो जाए। जैसे ही मानसिंह पर महाराणा की नजर पड़ी, तो ऐसा कहा जाता है कि महाराणा ने मानसिंह के हाथी के चारों तरफ चक्कर लगा कर कहा कि मानसिंह दिखाओ अपनी वीरता, महाराणा प्रताप आ चुका है। तो इस तरीके से कहने का मतलब महाराणा ने चेतक पे टाप लगाए, और टाप लगाते वो तो एक्सपर्ट घोड़े हैं, चेतक तो वैसे ही एक्सपर्ट माना जाता है। सीधा चेतक चढ़ा उसकी सूंड पर, हाथी की सूंड पर, और चढ़ के और महाराणा प्रताप खड़े होकर जैसे से ही भाला मारा, तो टक से ऐसा लगा कि वह मानसिंह तो इधर कूद गया, लेकिन महाराणा को लगा कि मानसिंह काम तो हो गया, यानी कि खंबे की छतरी से इस तरीके से ये बना रहता है, तो उससे टकराकर मानसिंह के लग गई। तो महाराणा को लगा कि काम तो हो गया, इधर घोड़ा समझ रहा था कि काम तो हो गया, लगभग काम हो चुका है। तो इस तरीके से 2 सेकंड के लिए कहने का मतलब चेतक वहां रुककर और चेतक पीछे अपनी टांगे हटाता है। चेतक जैसे ही उतरता है तो यहां क्या होता है कि हाथियों की सूंडों के ये जहरीले खंजर बंधे हुए रहते हैं, तो हल्का सा क्या है कि चेतक की टांग पे कट लग जाता है, लेकिन मालिक को एहसास नहीं होने देता। इस दृश्य को देख रहा था यहां पे खड़ा झालावीदा, खड़ा नहीं था बल्कि युद्ध कर रहा था, झालावीदा झालामन्ना। जब झालामन्ना ने इस दृश्य को देखा कि चेतक भी घायल हो चुका है और लगभग काम भी हो चुका है, मानसिंह को भाला लगी की नजर पड़ती है, तो ये सीधा झालामन्ना यहां आता है और महाराणा के मुकुट धारण करके महाराणा से कहते हैं कि महाराणा आप यहां से निकलो, क्योंकि आप बचोगे तो मेवाड़ बचेगा, आप ही नहीं बचोगे तो फिर मेवाड़ का क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो इस तरीके से जबरदस्ती कहने का मतलब इनके मुकुटों और वह राज चिन्ह धारण करके और घोड़े पे बैठकर महाराणा को यहां से निकालता है ये बंदा। महाराणा यहां से निकलकर सीधे गोगुंडा आ जाते हैं।
गोगुंदा बाद में जाते हैं। इससे पहले क्या होता है, इससे गोगुंदा दूर पड़ता है, इससे पहले महाराणा यहां आते हैं। अब इधर से यहां आए, इधर से झाला मन्ना आया, झाला मन्ना ने राज चिन्ह धारण किए और राज चिन्ह धारण करते मुगल सेना उसको महाराणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़ी, यानी कि झाला मन्ना यही वीरगति को प्राप्त हो गए और महाराणा सुरक्षित रूप से चेतक इसको लेके आया। अब चेतक ये समझ रहा है कि हो सकता है मुगल सेना पीछे, ये तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, चेतक ये समझ रहा है हो सकता है मुगल सेना पीछे लग रही हो, और यहां पड़ता है लगभग 17-18 फीट लंबा बताया जाता है एक नाड़ा या पहाड़ी। अब चेतक ने दिमाग लगाया कि अगर मैं इस नाले को कूद जाऊं तो मेरा स्वामी हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो चेतक में जितनी जान थी वो जान लगाकर चेतक, कहने का मतलब, इस नाले को कूद जाता है और वह स्थान है बलीचा। वहां बलीचा नामक स्थान पर आज भी स्मारक है इसका, चेतक का। तो यहां कुछ राजपूताना में कुछ ऐसी दंत कथाएं जुड़ी हुई है कि यहां उनका भाई शक्ति सिंह आया था और इस तरीके से उन्होंने घोड़ा दिया और मुगल सैनिक कुछ एक दो पीछे आए थे। पर देखो ये दंत कथाएं हैं, इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इतिहासकार क्या है, शक्ति सिंह उसी समय, क्योंकि शक्ति सिंह ने ही सूचना दी थी अकबर के आक्रमण की महाराणा उदय सिंह को, तो वो तो दूसरे साके में ही काम आ गया था। तो कहने का मतलब बलीचा से सीधे गोगुंदा पहुंचे और गोगुंदा से जब इनको पता चला महाराणा मारे गए, तो ये सीधे क्या करते हैं, मानसिंह सीधा गोगुंदा पर आक्रमण करते हैं और सीधा गोगुंदा आते हैं। तो गोगुंदा से सीधे यहां पर एक कोलियारी गांव में पहुंचते हैं महाराणा। कोलियारी गांव में पहुंचकर घायल सैनिकों का इलाज करवाते हैं और कोलियारी से थोड़ा सा आगे पड़ता है आवरगढ़। आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं और यहां से सीधा, अब कुंभलगढ़ अपने पास में ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा आगे के युद्धों का संचालन करेंगे। कहने का मतलब जब मानसिंह यहां आता है गोगुंदा में, तो मानसिंह को पता लगता है कि महाराणा तो नहीं मारे गए, हमने तो महाराणा के बजाय और को मार दिया। तो कहने का मतलब मुगल सैनिकों में इतना भय हो गया कि कहीं ने महाराणा तो बच गए और महाराणा बच गएंगे तो रात में इन पहाड़ियों पर आक्रमण करेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब चारों तरफ से खाइयां खुदवाई गई रात को और खाने पीने का जो भी रास्ता था जो महाराणा प्रताप ने बंद कर दिया। अब देखो इस तरीके से मुगल सैनिक, कहने का मतलब भूख प्यास के मारे आम खा के जो भी है बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे लंबी एक यानी कि तीसरे पड़ाव में भी हम इस तरीके से महाराणा ने अपने आप को बचा लिया झाला मन्ना के कहने पर। तो अपने आप को क्या बचाया, बल्कि मेवाड़ को बचा लिया। महाराणा को जो प्रसिद्धि मिली है इस हल्दी घाटी की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसके बाद में होने वाले जो संचालन है, होने वाले जो युद्ध हैं, क्योंकि फिर महाराणा ने अपनी नीति ही बदल दी। क्योंकि बाद में फिर महाराणा ने सोचा कि मैं आमने सामने की लड़ाई से अकबर से तो जीत नहीं सकता, तो फिर महाराणा ने फिर इसको क्या किया कि बाद में जो 1800, देखो महाराणा के शासन में 1572 को इनको राज्याभिषेक हुआ। 1572 से लेके 1585 तक तो महाराणा युद्धों में ही उलझे रहे। 1585 से लेके फिर इनकी मृत्यु तक महाराणा का, कहने का मतलब, स्वर्णकाल माना जाता है। अब यहां एक प्रश्न केवल आपके सामने यह उठता है कि क्या ये युद्ध जीता गया। देखो इधर अकबर अपनी जीत समझकर खुशियां मना रहा है, इधर महाराणा जीतकर खुशियां मना रहे हैं। दोनों अपने अपने विजय मानते, लेकिन ये युद्ध इतिहासकारों के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। ये फैसला कहीं भी नहीं थे, दोनों अपनी जीत मानते हैं। तो पर एनसीईआरटी की वर्तमान में जो किताबें एनसीईआरटी की जो देती है और वर्तमान में जो आपको आंसर करना है वो विजय ही करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको महाराणा की विजय बताते हैं। अब देखो, अब यहां समस्या क्या आती है, यहां एक समस्या अब ये आती है, ये समस्या आती है मानसिंह के सामने। मानसिंह वहां जाता है, मानसिंह जब जाता है अकबर के दरबार में, तो उसकी डोडी बंद कर जाती है। डोडी का मतलब राजपूताना में यह होता है कि उसका दरबार में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है, उसको दरबार से निकाल दिया जाता है, उसको डोडी बोलते हैं। तो किस वजह से दरबार में आना जाना बंद किया कि वो जो लोग कह रहे थे कि मानसिंह को सेनापति मत बनाओ, तो वो बात यहां पर सही साबित होती नजर आ रही है अकबर को। अकबर ये कह रहा है कि मानसिंह तेने कहीं ना कहीं
पक्षपात किया है। तो अकबर भी कहता है, इतिहासकार भी कहते हैं, और इस बात को अपने अपनी तरीके से ले तो देखो, क्या मानसिंह ने युद्ध में पक्षपात किया? देखो, मानसिंह ने पक्षपात किया या नहीं किया, इसका वर्णन अपन थोड़े से अपने हिसाब से लेते। देखो, अगर महाराणा जा रहे थे तो एक तो इसके पीछे, महाराणा के पीछे मुगल सेना नहीं गई। अगर मुगल सेना जाती तो हो सकता महाराणा की मृत्यु हो जाती, पकड़ लेते। क्योंकि देखो, इसको विजय क्यों मानते हैं महाराणा? किसी भी युद्ध की विजय जब मानी जाती है, हार जब मानी जाती है, उसका कोई तो कारण हो। जैसे मान लो किसी राजा को पकड़ लिया हो, बंदी बना लिया हो, मार दिया गया हो, कुछ किया हो, तभी तो हार मानेंगे। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो अपनी विजय है। तो इस तरीके से अपने एनसीईआरटी ने विजय दिखाया। तो यहां मानसिंह वाली जो बात है, एक तो मानसिंह ने जब महाराणा वहां से निकले तो पीछे कोई मुगल सेना नहीं थी, बताए जाते हैं एक दो। तो एक दो से तो महाराणा प्रताप वैसे भी हाथ लगने वाले नहीं थे। दूसरी बात यह है कि मुगलों का जब युद्ध जीतने के बाद में, जब ये युद्ध जीत मुगल अपनी आपकी युद्ध की जीत मानते हैं और ये गोगुंडा पर अधिकार करते हैं, गोगुंडा पर अधिकार करते हैं, तो आसफ खां यहां क्या कहता है? आसफ खां ये कहता है कि चलो गोगुंडा को लूटते हैं। तो वहां मानसिंह इस बात को कहता है कि देखो, ये युद्ध पूर्णतः क्षत्रिय नियमों के अनुसार लड़ा जा रहा है और यहां कोई लूटपाट नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मानसिंह ने अपनी जाति के हिसाब से पक्ष लिया है महाराणा का। क्यों? क्योंकि उसको यह पता था कि अगर मानसिंह महाराणा पकड़े जाएंगे तो भी, जिंदा भी पकड़े जाएंगे तभी अकबर उनको मारेगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब, यहां कुछ ऐसी चीजें दृश्य अपने सामने आते हैं कि मानसिंह ने हमारा पक्ष कुछ हद तक लिया है। इस तरीके से कहने का मतलब, इसको गोगुंडा का युद्ध भी कहते हैं, इसको खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, इसको रक्ततलाई का युद्ध भी कहते हैं, इसको बनास का युद्ध भी कहते हैं, इसका बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं, इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं, इसमें इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। पर इसका जो मेन नाम है, 18 जून हल्दी घाटी युद्ध आपका समाप्त होता है।